जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो यूपीआई आईडी जो नंबर दिया हुआ है, फ़ोनपे नंबर, उस पर आप लोग मदद पहुंचा सकते हैं। 10-20 हज़ार, 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी आप कर सकते हैं फ़ोनपे के माध्यम से मदद पहुँचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चेतुमल की खाड़ी कहाँ है? चेतुमल की खाड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इजराइल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको। मैक्सिको में है चेतुमल की खाड़ी, मैक्सिको में। अब मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी है। और तो चेतुमल की खाड़ी ये फेमस अभी क्वेश्चन में क्यों है, करंट में क्यों है, इसके बारे कंप्लीट एक एक पॉइंट को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चेतुमल की खाड़ी दुनिया के सबसे बड़ा ब्लू होल, ये ध्यान लीजिएगा, ये वर्ड ब्लू होल, HOLE, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अंतरिक्ष में ब्लैक होल, तो इसी तरह ये है ब्लू होल। ब्लू होल कहाँ होता है? समुद्र के अंदर, समुद्र के तलहटी में, समुद्र के नीचे स्थित यह एक समुद्री गुफा होता है, खड़ी गुफा होती है। इस प्रकार से गोल, इससे ऊपर गोल रहता है, इस तरह समझ लीजिए, इस तरह का गुफा होता है नीचे, ये समुद्री गुफा है। तो सबसे गहरी गुफा, यानी कि सबसे गहरी, इसे ही ब्लू होल कहा जाता है। तो सबसे गहरी ब्लू होल खोजी गई है, कहाँ है? तो किस खाड़ी में? तो चेतुमल की खाड़ी में। चेतुमल खाड़ी कहाँ है? तो मैक्सिको में। ये कनेक्टेड जो बन रहे हैं इसको मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। तो जिसे कहते हैं ब्लू होल, समुद्र की तलहटी में होता है और सबसे गहरी ये खोजी गई है। दुनिया की सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया चेतुमल की खाड़ी में। तो इस ब्लू होल का नाम क्या रखा गया है? यह प्रश्न बन सकता है, इसका नाम रखा गया है। तो इस ब्लू होल का नाम रखा गया तामजा ब्लू होल, तामजा ब्लू होल। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ये नाम ये तामजा ब्लू होल इसका नाम रखा गया है, जो कि चेतुमल की खाड़ी में पाया गया है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, ये जब खोजा नहीं गया था, ये तो अभी खोजा गया है, तो इसके पहले इस ब्लू होल के पहले कौन सा सबसे गहरा ब्लू होल था? तो वो था दक्षिणी चीन सागर का ड्रैगन होल। दक्षिणी चीन सागर में स्थित ड्रैगन होल, उसका नाम था ड्रैगन होल नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके पहले ड्रैगन होल नाम था, जो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। वो गहरा था, सबसे गहरा। इसको उससे कनेक्ट नहीं करना है, मैरिना ट्रेंच से कनेक्ट नहीं कर। मैरिना ट्रेंच जो है इस तरह से होता है, परंतु ये ब्लू होल है। ब्लू होल का आकार जो है इस तरह से होता है। तो ये ब्लू होल अलग है और ये गुफा की तरह खड़ी गुफा है। और ये से समुद्र का सबसे गहरा भाग है मैरिना ट्रेंच। तो ये कंप्लीट जानकारियाँ थी यहाँ से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ जैसे नेक्स्ट टॉपिक है, पनामा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जोस राउल मुलिनो। पनामा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जोस राउल मुलिनो। इसे भी ध्यान रखिए, कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी बन जाता है। तो इसकी राजधानी, पनामा की राजधानी क्या है? तो पनामा सिटी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द कर दिया है? किस अनुच्छेद के आधार पर, किस आर्टिकल के आधार पर? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(a), ऑप्शन बी अनुच्छेद 21(5)(b), ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(a, अनुच्छेद 19(1)(a। इसको ब्रैकेट में 1 जो है ब्रैकेट में रहेगा, तो इस तरह से 19(1)(a), 1A, ठीक है, ये ए भी हो सकता है ऑप्शन में इंग्लिश में। तो 19 यहाँ लिख देता हूँ मैं, अनुच्छेद आर्टिकल 1A। इस आर्टिकल के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि चंदा, राजनीतिक दलों का चंदा लेने का माध्यम है, उसे बंद कर दिया गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत कब हुई थी? इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 2 जनवरी 2018 को, 2 जनवरी 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। 2 जनवरी 2018 में इसे लॉन्च किया गया था और फरवरी 2024 में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। ये कहा गया है ये असंवैधानिक है, ये जो स्कीम है लेना, ये असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें जो चंदा देते हैं उसको गुप्त रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, 19(1)(a), 1A याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। उत्तराखंड के हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, उनका नाम है ऋतु बारी। ये ध्यान रखिए, ऋतु बारी। ये प्रश्न ऊपर में टॉपिक में बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामने दिख रहा है आप लोगों को, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक। ये तो एक प्रश्न बन गया। तो प्रीति रजक का संबंध किस खेल से है? किस खेल कोटा से वो, उनका चयन किस खेल कोटा से वो खेलती हैं? कौन सा खेल खेलती हैं? ऑप्शन है ट्रैप शूटिंग, ऑप्शन बी स्कीट शूटिंग, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रैप शूटिंग। ट्रैप शूटर है ये प्रीति रजक, जो कि सेना में, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार हैं। और इन्होंने चीन के हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेल में सिल्वर पदक यानी रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था 19वें एशियाई खेल में। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ट्रैप शूटिंग है। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी बजा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो 2024 का शतरंज ओलंपियाड, 2024 का शतरंज ओलंपियाड जो कि 45वां ओलंपियाड होगा, आयोजन कहाँ होगा? 45वां ओलंपियाड होगा, शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होगा। ये भी ध्यान रखना है। और पिछला कहाँ हुआ था? तो पिछला हुआ था भारत में, चेन्नई में 2023 में। ये भी ध्यान रखना। और इस बार 2023 से मशाल को हस्तांतरित करने का की भी परंपरा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। मशाल को एक दूसरे देश में जब आयोजन होता है उस देश को दिया जाता है, तो मशाल की भी परंपरा शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्या टॉपिक है? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस यानी कि पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम कौन रही है? तो ऑस्ट्रेलिया टीम रही है। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही है। तो उप विजेता टीम कौन है? तो उप विजेता टीम इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर अंडर 19 का वर्ल्ड कप क्रिकेट विश्व कप जीत लिया 2024 का। ये प्रश्न यहाँ से बनता है, ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से और नया चीज़ है। दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग WHL वुमेन हैंडबॉल लीग का लॉन्च कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है। इसका जो स्टार्टिंग किया गया, अनावरण यानी कि लॉन्च किया गया भारत में, परंतु 2025 में इसका शुरुआत होगा। दक्षिण एशिया का पहला प्रोफेशनल वुमेन्स हैंडबॉल लीग का जो लॉन्च किया गया है, स्टार्टिंग किया गया, अनावरण किया गया, भारत में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए, और बहुत सारे प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। सभी तरह के माइथोलॉजिकल हो गया, हिस्ट्री का करंट अफेयर्स हो गया, सभी आपको मिल जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको अभ्यास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 को गोल्ड मेडल विजेता, भारतीय विजेता कौन है 2024 में? भारतीय विजेता है मान सिंह है भारतीय विजेता। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 2024 मैराथन, एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। तो मैराथन की लंबाई कितनी होती है? मैराथन कितनी लंबी दौड़ होती है? तो मैराथन जो किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 42.195 किलोमीटर, अगर तो 42 किलोमीटर के करीब होता है ये मैराथन किलोमीटर में। अगर मील में देखा जाए, माइल में, तो 26.385 या फिर 26 मील। तो किलोमीटर में ये हो गया 42 और मील में हो गया 26। तो ये प्रश्न भी इस तरह से बन सकता है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। चलिए बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये बाफ्टा का है। तो ये प्रश्न क्यों आया है? तो बाफ्टा के अवार्ड समारोह में, बाफ्टा के पुरस्कार समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री को प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटर के रूप में आमंत्रित किया गया था? प्रेजेंटर के रूप में वो उसको बुलाया गया था। तो दीपिका पादुकोण, याद रखिएगा,
दीपिका पादुकोण को प्रेजेंटर के रूप में बाफ्टा पुरस्कार समारोह में बुलाया गया था। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी को भी बजा लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। और नोएडा शहर को जल योद्धा की उपाधि दी गई, यह भी ध्यान रखिएगा, मंत्रालय द्वारा जल योद्धा की उपाधि नोएडा शहर को दी गई है। प्रश्न यह बन सकता है किस शहर को जल योद्धा की उपाधि दी गई है मंत्रालय द्वारा, जल मंत्रालय द्वारा? तो नोएडा, दिल्ली का नोएडा शहर को। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2023 का पुरस्कार 2024 में दिया गया है। किन्हें दिया गया है? 58 रैंक का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का 2024 में? तो इसके प्राप्तकर्ता हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनके कि संस्कृत के लिए जिन्हें कि संस्कृत के लिए दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। और दूसरे हैं फिल्मी गीतकार गुलजार जी को। हिंदी सिनेमा के निर्देशक और लेखक हैं गुलजार जी। तो रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और गुलजार जी फिल्मी गीत लिखते हैं, हिंदी फिल्म के गीत हैं और हिंदी फिल्म के निर्देशक और लेखक हैं। गुलजार जी का वास्तविक नाम क्या है? प्रश्न यह बन सकता है। तो गुलजार जी का वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। संपूर्ण सिंह कालरा, ये ध्यान रखिएगा, संपूर्ण सिंह। प्रश्न यहाँ बन सकता है संपूर्ण सिंह कालरा। संपूर्ण सिंह कालरा उनका वास्तविक नाम है। किनका? गुलजार जी का, जो कि उर्दू के अच्छे गीतकार हैं हिंदी फिल्म के। गुलजार जी को 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2002 में गुलजार जी को उर्दू के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 2002 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और 2004 में पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। 2004 में 2 पुरस्कार उन्हें मिले हैं, पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर जो फिल्म है, स्लम डॉग मिलेनियर जो फिल्म है, उनमें उनका गीत जय हो को ऑस्कर मिला है। उनके द्वारा लिखा गया जो जय हो गीत था स्लम डॉग मिलेनियर में, तो 2009 में उस गीत के लिए उन्हें ऑस्कर मिला, उस गीत के लिए। और 2010 में उन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, 2010 में। क्लियर है यहाँ तक गुलजार जी के बारे में? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। रामभद्राचार्य जी को 2015 में रामभद्राचार्य जी को 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है और अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो कि धर्माचार्य हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, संस्कृत के लिए दूसरी बार पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरी बार संस्कृत के क्षेत्र में दूसरी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। और उर्दू के लिए 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। तो गुलजार जी को उर्दू के लिए मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। उसके साथ ही अंग्रेजी में भी दिया जाता है, इंग्लिश में भी दिया जाता है। तो टोटल हो गया 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इंग्लिश में प्राप्त करता ओनली वन है, एकमात्र प्राप्त करता है। कौन है? तो अमिताभ घोष, जिनको कि 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इंग्लिश के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था, पहले एकमात्र प्राप्त करता। अभी जो हम लोगों ने बात की 2023 में 2 लोगों को दिया गया है, तो यहाँ प्रश्न थोड़ा पीछे भी हम लोग देख लेते हैं। 2022 में किन्हें मिला है? तो 2022 में दामोदर मौजो को मिला है कोंकणी भाषा के लिए, जो कि गोवा के हैं। कोंकणी भाषा के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दामोदर मौजो को मिला है। 2021 के लिए किन्हें मिला है? 2021 के लिए तो नीलमणि फूकन जो असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फूकन जी को, असमिया भाषा के लिए। 2019 का किन्हें मिला है? जगह ही नहीं है, तो 2019 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 2019 का अकीतम अच्युतन नंबूदरी, अकीतम अच्युतम
नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञान यहाँ क्लियर हो गया। 2019 तक हम पिछला 3 वर्ष का देख लिए, 2022, 2021, 2019 का भी हम लोग देख लिया। 2019 में कीर्तम अच्युतन नंबूदरी जी को मलयालम भाषा के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ प्रश्न एक बनता है, पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो आशापूर्णा देवी जी। आशापूर्णा देवी जी को किस भाषा के लिए? बंगाली भाषा के लिए 1976 में यह पुरस्कार मिला था। 1976 में। तो 1976 में जो पुरस्कार मिला था, ये किस रैंक का था? तो 12th रैंक का पुरस्कार था ये, बंगाली भाषा के लिए। इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। तो यहाँ संस्कृत, मैंने जैसा बताया कि संस्कृत के लिए दूसरा पुरस्कार है, संस्कृत की भाषा के लिए दूसरी बार दिया जा रहा है। तो पहला पुरस्कार किन्हें दिया गया था? यह प्रश्न बन सकता है। संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था सत्यव्रत शास्त्री जी को 2006 में यह पुरस्कार दिया गया था संस्कृत भाषा के लिए, जो कि 42वां पुरस्कार था। 42वां रैंक का पुरस्कार था यह पुरस्कार था। यह 42वां पुरस्कार था। और इनके साथ ही उसी वर्ष 2006 में ही कोंकणी भाषा के लिए रविंद्र कलेलकर, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था रविंद्र कलेलकर जी को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। इन दोनों को, संस्कृत भाषा के लिए सत्यव्रत शास्त्री और कोंकणी भाषा के लिए रविंद्र कलेलकर जी को। तो पहली बार संस्कृत के लिए याद रखिएगा सत्यव्रत शास्त्री। तो उर्दू भाषा के लिए 5वीं बार दिया गया है गुलजार जी को, इस बार 5वीं बार मिला है। तो पहली बार किसे दिया गया था उर्दू भाषा के लिए? प्रश्न बन सकता है। तो उर्दू भाषा के लिए पहली बार दिया गया था फिराक गोरखपुरी को 1969 में दिया गया था फिराक गोरखपुरी जी को। यह 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 5th ज्ञानपीठ पुरस्कार था, उर्दू के लिए दिया गया था। यहाँ और एक प्रश्न बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। परंतु पुरस्कार वितरण जो है 1965 से किया जा रहा है। 1965 से इस पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हिंदी भाषा के लिए पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। हिंदी भाषा के लिए पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुमित्रा नंदन पंत है, जिनको कि 1968 में 1968 में यह पुरस्कार मिला था। चितंबरा, उनकी रचना है चितंबरा, उसके लिए, उस उपन्यास के लिए इनको मिला था, उस रचना के लिए। तो पहले 1965 से दिया जा रहा है। तो 1965 में पहले विजेता कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता? तो जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए इनको मिला था 1965 में। दूसरे कौन है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय बंगाली भाषा के लिए 1966 में। ताराशंकर बंदोपाध्याय बंगाली भाषा के लिए। तीसरे विजेता कौन है? तो उमा शंकर जोशी गुजराती भाषा के लिए, और कुप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा कन्नड़ भाषा के लिए 1967 में। पहली बार संयुक्त रूप से दिया गया था, यह पहली बार संयुक्त रूप से दिया गया, तीसरी बार में। ये भी ध्यान रखिएगा, गुजराती भाषा के लिए और कन्नड़ भाषा के लिए संयुक्त रूप से। उमा शंकर जोशी जी को गुजराती भाषा के लिए और कुप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा जी को कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में ज्ञानपीठ का शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानपीठ जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ज्ञान का स्थान। ज्ञानपीठ के शब्द का स्थान है ज्ञान का स्थान। ये से भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अपने प्रश्न जरूर रखिएगा। किस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिएगा। उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा, पूरे डिटेल के साथ। आज का वीडियो कैसा रहा ये ज़रूर बताइएगा। और 22 भाषाएं जो है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो बताइएगा, फिर से मैं अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को, फिर से बना दूंगा। और क्या है, आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।